हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं सुमित पवार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पीड समर्थक पर। दोस्तों, आज से हम भारतीय इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक इतिहास का समय कब से कब तक माना जाता है, तो इसे हम यूरोपियों का भारत में आगमन से लेकर के भारत की आज़ादी तक के का जो समय है, उसे हम किसके अंतर्गत कंसीडर करेंगे दोस्तों, तो उसे हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया अर्थात भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके अंतर्गत भारत में विभिन्न प्रकार की यूरोपीय कंपनियां जो प्रवेश करी है, इनका क्रम देखेंगे और साथ ही इनके अंतर्गत इन्होंने हमारे देश में कहाँ कहाँ कुछ फैक्ट्रीज और अन्य जो भी कितने समय तक रहे और इन्होंने भारत में क्या क्या किया, इन सभी के विषय में एक एक करके चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम पुर्तगीज को देखेंगे अर्थात पुर्तगालियों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, भारत में ये जो यूरोपियन कंपनीज का आगमन हुआ है, इनका एक क्रम है। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए, इसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद डचेस आए, डच के बाद डेनिस आए, डेनिस के बाद में दोस्तों फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसियों के बाद स्वीडिश आए। दोस्तों, तो इनके क्रम को याद रखना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये है डिफिकल्ट नहीं। क्यों नहीं है डिफिकल्ट? क्योंकि इनको याद करने के लिए एक बेसिक सी, एक बहुत ही स्मार्ट सी ट्रिक है, जो कि बहुत ही इजी है और इनको आप इजीली याद रख सकते हो। दोस्तों, ट्रिक क्या है? पुत्र अड़ा डैडी फंसा। पुत्र से हो जाएगा, पू से हो जाएगा पुर्तगीज अर्थात पुर्तगाली। इसके बाद अड़ा, अड़ा में सबसे पहले आता है अंग्रेज, अंग्रेज के बाद में आता है दोस्तों डस अड़ा, डा से हो जाएगा डचेस। इसके बाद में दोस्तों डैडी, डैडी से हो जाएगा डेनिश और फसा में फ से हो जाएगा फ्रांसीसी और स से हो जाएगा स्वीडिश। इस प्रकार से आप ये क्रम याद रखिए। पुत्र अड़ा डैडी फंसा, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए, इसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद में पुत्र अड़ा ड से हो जाएगा डचेस अर्थात डच। इसके बाद में डैडी ड से हो जाएगा, डै से हो जाएगा डेनिस, फ से हो जाएगा फ्रांसीसी और स से हो जाएगा स्वीडिश। तो ये क्रम याद रख लीजिए, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिस, फ्रांसीसी और स्वीडिश। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिस, फ्रांसीसी और स्वीडिश। दोस्तों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं पुर्तगालियों को। उससे पहले हम देखते हैं कि भारत में ये जो यूरोपीय कंपनी है, ये क्यों आई और क्या उद्देश्य था इनका भारत में प्रवेश करने का, और ये किस रास्ते से आई। किस रास्ते से आई मतलब किसी रास्ते से आई होगी। तो ये रास्ते कितने प्रकार के रास्ते थे भारत में प्रवेश करने के और इनका क्या क्या उद्देश्य था, एक एक करके हम सभी को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, प्राचीन काल से ही भारत में प्रवेश करने के लिए दो रास्ते थे। दोस्तों, मान लीजिए हमारा प्यारा भारत है, मान लीजिए क्या ये तो है ही हमारा प्यारा भारत। अब इस प्यारे भारत में ये इस प्रकार से, अब इसमें यहाँ पर है यूरोपियंस, इनको प्रवेश करना है तो एक तो हो जाएगा स्थल मार्ग और दूसरा हो जाएगा जल मार्ग। स्थल मार्ग से होते हुए आएंगे तो यहाँ पर भारत का जो प्राचीन काल में भारत का विस्तार कहाँ तक के था, अफगानिस्तान की सीमा तक के था। दोस्तों, अफगानिस्तान सीमा तक के था भारत का विस्तार। अफगानिस्तान की सीमा से भारत में प्रवेश करने के लिए विभिन्न प्रकार के दर्रे थे दोस्तों। इन दर्रों के नाम क्या क्या थे? खैबर, कुर्रम, बोलन, गोमल आदि दर्रे थे। इन दर्रों से होकर के ये प्रवेश करते थे, ये स्थलीय मार्ग था। इसके बाद एक जलीय मार्ग भी था, अर्थात जल से होकर जहाज की मदद से भारत में प्रवेश करना। तो ये जो जलीय मार्ग था, ये कौन सा मार्ग था दोस्तों? भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए भारत में प्रवेश करते थे। इनका क्रम भी यही था। सबसे पहले भूमध्य सागर आता है, भूमध्य सागर के बाद में आता है काला सागर, काला सागर के बाद में दोस्तों आता है लाल सागर, लाल सागर के बाद में आता है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी के बाद में आता है अरब सागर। तो इस प्रकार से ये भारत में आते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि पुर्तगालियों को या तो फिर स्पेनिश को या तो फिर यूं कहे कि यूरोपियंस को नए रास्तों की खोज करना पड़ा।
एक तो इनके पास पहले से स्थलीय मार्ग था और जल मार्ग था। लेकिन हुआ यूं कि 1453 में तुर्की में एक घटना घटी। वो घटना क्या थी देखते हैं। यहाँ पर तुर्की में एक उस्मानी सल्तनत थी, इन्होंने तुर्की के शहर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करा तो इनने स्थलीय मार्ग और साथ ही साथ जलीय मार्ग, ये जलीय मार्ग हो गया फारस की खाड़ी से होते हुए अरब सागर और अरब सागर के बाद में भारत में प्रवेश करना। तो स्थलीय मार्ग और जलीय मार्ग किनका? यूरोपियंस का स्थलीय और जलीय मार्ग क्या कर दिया इनने? बंद कर दिया। अब स्थलीय और जलीय मार्ग बंद हो गया। बंद होने के कारण देखिए यूरोपियन से भारत में क्यों आते थे, या तो भारत में उनको क्या मिलता था? तो इनको मिलता था गरम मसाला। यहाँ का जो गरम मसाला था बहुत ही फेमस था और इसके लिए यूरोपियंस भारत में आते थे, इनका व्यापार करना चाहते थे। अब होगा क्या कि स्थलीय और जलीय दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे। ये दोनों रास्ते बंद होने के कारण अब इनको एक नए रास्ते की खोज करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए मैं बता देता हूँ आपको लोकेशन। मान लीजिए ये यूरोपियंस है, इनको प्रवेश करना है कहाँ पर? भारत में। तो ये पहले तो एक स्थलीय मार्ग हो गया और एक जलीय मार्ग हो गया। लेकिन ये रास्ता भी बंद हो गया और ये रास्ता भी बंद हो गया। अब ये रास्ता बंद हो गया तो यहाँ पर है अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीका लगभग यहाँ पर है और यूरोपियंस को आना है यहाँ से ये जो रास्ता है ये बंद हो चुका है। एक मिनट रुकिए मैं बता देता आपको अच्छे से। ये वाला, हाँ अब देखिए ये जो रास्ता था ये वाला रास्ता भी बंद है, ये रास्ता भी बंद है। अब यूरोपियंस के पास एक ही रास्ता बचता है, इस ओर से घूम करके ऐसे करके इंडिया है। अब ये वाला जो रास्ता था लंबा था, लेकिन आना तो अब यहीं से पड़ेगा क्योंकि यूरोप जो तुर्की में है कुस्तुनतुनिया इनको आने नहीं दे रहा है। अब इस रास्ते की खोज करने के लिए निकलेंगे भैया यूरोपियंस और निकल के भटकेंगे, कुछ पहुंच जाएंगे जगह पे। जो भटकेंगे वो उनमें से किसी एक ने कर लिया अमेरिका की खोज और जो पहुंचेंगे उनमें से किसी एक ने कर ली इंडिया की खोज। सबसे पहले देखते हैं अमेरिका की खोज किसने करी। तो 1494 में कोलंबस नामक नाविक, जो कि कहाँ से निकला था? मैड्रिड, स्पेन का एक शहर है मैड्रिड, इससे निकला था कौन? कोलंबस। और ये निकला था इंडिया आने के लिए। ये देखिए यहाँ से यूरोप से निकला था इंडिया आने के लिए, लेकिन ये भटक गए भाई साहब और इधर चले गए और यहाँ पर है अमेरिका। तो अमेरिका की खोज कर ली। निकले थे इंडिया आने के लिए, पहुंच गए अमेरिका पहुंचे तो इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। इसके बाद में इंडिया आने के लिए फिर से एक और बंदे निकले। कौन थे ये? 1487 में बार्थोलोमियो डियास नामक एक यूरोपीय फिर से आए। अब देखिए ये जो साउथ अफ्रीका देश है, ये वाला मतलब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप। इस अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणतम बिंदु साउथ अफ्रीका देश का एक दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिण में कौन सा देश है? यहाँ पर साउथ अफ्रीका है, अर्थात दक्षिण अफ्रीका। और इसी का दक्षिणतम बिंदु है जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। दोस्तों इस केप ऑफ गुड होप जो ये वाला पॉइंट है, इस केप ऑफ गुड होप तक के तो ये पहुंच गए बार्थोलोमियो डियास, पर इसके आगे ये नहीं जा पाए। अब इसके आगे कौन गए? तो आगे देखते हैं हम। इसके बाद है भैया पुर्तगाली में सबसे पहले वास्को डिगामा, जो कि 1497 में निकले थे। कहाँ से? पुर्तगाल से। अब इनको भेजा किसने? तो इनको भेजा डॉन हेनरिक, जो कि पुर्तगाल के राजा थे। और ये जो डॉन हेनरिक है ये प्रिंस हेनरी द नेविगेटर भी कहलाते हैं। तो यही डॉन हेनरिक ने भेजा वास्को डिगामा को 1497 में। ये लेकर निकले अपने जहाज जिसका नाम है साओ गैब्रियल। साओ गैब्रियल बहुत बार पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन में, जो जितने भी एग्जाम है उनमें ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है और बनने की बहुत संभावना है कि वास्को डिगामा किस जहाज के द्वारा भारत के लिए निकले थे पुर्तगाल से। तो कौन से जहाज से निकले थे? ये साओ गैब्रियल। इस जहाज से लेकर ये निकले कहाँ? लिस्बन पुर्तगाल से। किस जहाज पर बैठे? साओ गैब्रियल। और ये अपने जहाज पर बैठे और पहुंच गए कहाँ तक? केप ऑफ गुड होप तक। दोस्तों केप ऑफ गुड होप तक के तो मैंने बताया बार्थोलोमियो डियास भी पहुंच गए थे और इसके बाद में वास्को डिगामा भी पहुंच गए। लेकिन इसके आगे का ही तो रास्ता थोड़ा है भैया भटकने वाला। अब ना भटके इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक पथ प्रदर्शक अर्थात राह दिखाने वाले व्यक्ति अब्दुल मनीत को इनसे इनने मदद ली। किनने? वास्को डिगामा ने। पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीत से मदद ली और 20 अगस्त
1498 को ये पहुंच गए कालीकट बंदरगाह केरल में। दोस्तों केरल में पहुंच गए 20 अगस्त 1498 को। तो देखिए 1497 को निकले कहाँ से, साओ गैब्रियल लेकर निकले, ये लिस्बन जो कि पुर्तगाल में है, लिस्बन से निकले 1497 को। वास्को डी गामा किसने भेजा, डॉन हेनरिक ने। डॉन हेनरिक जिन्हें प्रिंस हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है, जो कि पुर्तगाल के राजा थे। इन्हीं के प्रतिनिधि वास्को डी गामा साओ गैब्रियल लेकर निकले और केप ऑफ गुड होप तक के पहुंच गए, अर्थात अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु। अब यहाँ पर अब्दुल मनीत नामक पथ प्रदर्शक की मदद से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे ये 20 मई 1498 को। ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे दोस्तों, डेट वाले बहुत कम क्वेश्चन बनते, फिर भी आपको एक क्रम याद रहे कि किस वर्ष कौन कहाँ पहुंचा और कहाँ से निकला। जनरली क्रम याद रहे तो कि आपकी हिस्ट्री दिमाग में एकदम छप जाए। तो ये पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीत की मदद से कालीकट बंदरगाह, केरल के कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 को पहुंच गए। अब यहाँ पर स्थानीय राजा थे राजा जेमरिन। इन राजा जेमरिन ने, इनको पता चला वास्को डी गामा जी आए, भव्य स्वागत कर दिया इनका। वास्को डी गामा का राजा जेमरिन ने स्वागत कर दिया। यही बात अरबों को पसंद नहीं आई। अभी क्यों नहीं आई बताता हूँ मैं, वो आगे देखेंगे। पहले बता दूं, ये इंडिया है हमारा प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण भारत। तो ये वाला जो है अरब सागर कहलाता है, ये वाला अरब सागर। और यहाँ पर जो देश है, कंट्रीज है, ये अरबी देश कहलाते हैं। तो इन्हीं अरबों को ये बात पसंद नहीं आई कि ये वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। ये क्यों अरबों को ही क्यों पसंद नहीं आई, क्योंकि भैया ये पहुंचे थे केरल में, और केरल कहाँ पर है, ये अरब सागर से लगा हुआ राज्य है। और यहीं पर कालीकट बंदरगाह पर ये उतरे और यहीं के राजा जेमरिन ने इनका स्वागत किया। अब अरबों को ये बात पसंद नहीं आई, ये आगे देखेंगे क्यों नहीं आई। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि ये क्यों आए थे, कौन, वास्को डी गामा। मैंने बताया था जितने भी यूरोपियंस हैं भारत के मसालों के लिए, भारत के मसाले इनको बहुत ज़्यादा पसंद थे यूरोपियंस को। अब इन्हीं में है काली मिर्च। 1499 में ये जो हमारे वास्को डी गामा जी आए, 1400 कब आए थे, 97 में। 97 में आने के बाद में दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, 1498 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। एक साल बाद स्थापना, और उसके एक वर्ष बाद अर्थात 1499 में ये काली मिर्च लेकर वापस गोवा बंदरगाह से यूरोप लौट गए। 1499 में वापस लौटे, वहां पर यूरोप में जाकर के इन्होंने इसी काली मिर्च को 60 गुना दामों में बेचा। अब भैया इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इतना 60 गुना प्रॉफिट हो रहा है, तो इनका मन ललचा गया। मन ललचाएगा तो क्या हुआ, 1500 में दूसरा पुर्तगाली आया। दूसरा पुर्तगाली का नाम क्या, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। वे पुर्तगाली वास्को डी गामा के बाद कौन आया दूसरा पुर्तगाली, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया। इस पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने 13 जहाज लेके आया। इसका जो लालच था थोड़ा 13 गुना ज्यादा था, तो 13 जहाज लेकर के आया। अब ये जहाज लेकर के आया, ये लोग थोड़े चतुर हुआ करते थे। जहाँ जाना है, जहाँ पर व्यापार करना है, वहाँ व्यवहार बनाना भी बहुत जरूरी है। तो इन्होंने कोचीन के शासक और कन्नौर के शासक से मित्रता बढ़ाई। कोचीन और कन्नौर के शासक से मित्रता बढ़ाई, और आगे चल के हम देखेंगे कि यही कोचीन के शासक और कन्नौर के शासक के साथ दोस्तों यहीं पर ये अपनी फैक्ट्रीज भी स्थापित करने वाले हैं। अभी हम देखेंगे आगे। तो ये कोचीन के शासक और कन्नौर के शासक से पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने मित्रता बढ़ाई। इसके बाद में 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आ गया। पहले तो 1498 में आ गया, 1497 में आया, 98 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी, 99 में काली मिर्च लेके वापस लौट गया। उसके बाद में 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया। 1502 में दोबारा आ गया वास्को डी गामा, दोबारा आ गया। 1503 में इनने कर दी स्थापना पहली फैक्ट्री की, कहाँ, कोचीन में। यहाँ पर मैंने बताया था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 में कोचीन के शासक और कन्नौर के शासक से मित्रता बढ़ा के गया, और 3 साल बाद ही कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी पुर्तगालियों ने। पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी और दूसरी कहाँ कर दी, कन्नूर में। देखिए पहले तो मित्रता बढ़ाई कोचीन और कन्नूर में, किसने, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने। और वहीं पर 1503 से और 1503 और 1505 में पहली और दूसरी, पहली कोचीन और दूसरी कन्नौर, ये याद रखिए। पहली तो जरूर याद रखिए कि पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी, तो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी, कोचीन में स्थापित करी। दूसरी कब करी, 1505 में। कहाँ करी,
तो कन्नूर में स्थापित करी। इसके बाद में 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बन के आया दोस्तों, और ये कितने साल रहा? 4 साल रहा। तो 1505 में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बनाया गया फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को। इसी अल्मीड़ा ने जल के लिए नीति बनाई जिसे अल्मीड़ा की नीली जल नीति कहते हैं दोस्तों। इसी की नीति के फलस्वरूप पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा जाता है। इसकी जल की जो पॉलिसी थी, इसी के फलस्वरूप पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा जाता है। अभी एक क्वेश्चन बनता है, वास्को डी गामा भारत में कितने बार आया? तो 3 बार आया। सबसे पहले 1497 में निकला था, 98 में आ गया, 1498 में भारत में आ गया, 1497 में पुर्तगाल के लिस्बन से निकला था, 98 में भारत में आ गया। भारत में आने के बाद में चला गया वापस दोस्तों कब? 1498 में भारत में आया, 99 में दोस्तों मिर्च लेके वापस चला गया। इसके बाद में 1502 में फिर से आया, 1502 में फिर से आया, ये दूसरी बार था इसका। और तीसरी बार कब आया? तो 1524 में, 5 सितंबर 1524 को वायसराय बन करके आया, और इसी वर्ष इसकी कोचीन में मृत्यु हो गई। इसके बाद दोस्तों अभी हम देख रहे थे अल्मीड़ा की जल नीति के अंतर्गत इसी की जल नीति का फल था कि पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहते थे। इसके बाद में अल्मीड़ा ने ही पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो दी इंडिया कहा था। पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो दी इंडिया कहने वाला कौन था? अल्मीड़ा ही था। पुर्तगाली नौसेना का अरब सागर में स्वामित्व हो गया दोस्तों। इसकी जो जल नीति थी, इसके तहत इस पुर्तगाली नौसेना का अरब सागर में स्वामित्व हो गया। मैंने बताया अरब सागर कौन सा है? ये यदि प्रायद्वीपीय भारत है तो ये है हमारा अरब सागर, और इस अरब सागर में किसका स्वामित्व हो गया? पुर्तगालियों का दोस्तों। इसके बाद में 1509 से लेके 1515 तक के दूसरा गवर्नर बना अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्मीड़ा हो गया, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, हाँ पहला गवर्नर हो गया फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। इसके बाद दूसरा गवर्नर बन के आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क दोस्तों। इस अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, जो कि दूसरा गवर्नर है, ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पुर्तगाली पूछ लिया जाए तो ये होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क दोस्तों। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी ने यहाँ पर भारत में विभिन्न प्रकार की स्थापित की, साथ ही साथ इसके शासनकाल में कुछ ऐसे काम हुए, असली जो संस्थापना हुई पुर्तगालियों की इसी के शासनकाल में, इसलिए इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। 1503 की बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अल्फांसो मतलब आम की खेती चालू करी। कहाँ पर? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। और ये आम की खेती चालू करने के कारण जिन आमों की खेती चालू करी थी, इन आमों को अल्फांसो आम कहा गया दोस्तों। ये फेमस है, आज भी पाए जाते हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो ये अल्फांसो आम का नाम किनके नाम पर पड़ा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम पर पड़ा। और इन्हीं ने 1503 में दोस्तों कोचीन में फोर्ट दुर्ग बनवाया था। फोर्ट दुर्ग बनवाया किसने? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने। 1510 में दोस्तों बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाही सुल्तान पर आक्रमण किया और गोवा जीता दोस्तों। गोवा कब जीता इन्होंने? बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाही सुल्तान पर आक्रमण करके गोवा जीता, और 1515 में इसकी मृत्यु होगी। किसकी? अल्बुकर्क की मृत्यु होगी 1515 में। इसके बाद तीसरे गवर्नर की बात करें दोस्तों तो 1529 से लेकर 1538 तक के नीनो डी कुन्ना नामक तीसरा गवर्नर बना। कौन सा था ये? पुर्तगाली तीसरा गवर्नर नीनो डी कुन्ना। 1530 में दोस्तों इसने क्या किया? कोचीन में जो मुख्यालय था पुर्तगालियों का, इससे स्थापित कर दिया। कहाँ? गोवा में दोस्तों। अभी देखिए मैंने बताया आपको कि बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाही सुल्तान, इसने क्या किया? इस पर आक्रमण करके गोवा जीत लिया था। गोवा जीत लिया था किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाही सुल्तान पर आक्रमण करके गोवा जीत लिया था। अब गोवा जीतने के बाद में अगले जो गवर्नर नीनो डी कुन्ना है, इनने 1503 में कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी इनका मुख्यालय। इसके बाद दोस्तों देखो, अब अभी जो हम देख रहे थे, अभी ये दक्षिण भारत की बात हो गई। अभी ये जो पट्टी थी दोस्तों, अभी ये यहाँ तक सीमित थे गोवा तक के। कौन?
पुर्तगाली। इसके बाद क्या होता है, उत्तर भारत में शासन चल रहा रहता है किसका, मुगलों का। मुगलों में किसका शासन चल रहा है, हुमायूं का। और हुमायूं का दुश्मन कौन है, बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक है। दोस्तों इन दोनों की दुश्मनी का फायदा उठा करके क्या किया, 1534 में यहाँ के बेसिन पर अधिकार कर लिया और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। दोस्तों दीव की सिचुएशन पता ही है आपको, तो दीव तक के ये आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, पुर्तगाली इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो 1534 में दोनों की दुश्मनी का फायदा उठाकर बेसिन पर अधिकार हो गया। इसके बाद 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया पुर्तगालियों ने। 1538 से लेके 1559 तक के चौथा गवर्नर आया जिसका नाम था गार्सियो डी नोरोना। दोस्तों गार्सियो डी नोरोना ने 1545 में सिलोन अर्थात श्रीलंका पर अधिकार किया। इसके बाद में 1559 में दमन पर अधिकार करा। किस पर, दमन पर, 1559 में। दोस्तों इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है पुर्तगालियों से रिलेटेड। सबसे पहले देखिए भारत में सबसे पहले आने वाले कौन है, पुर्तगाली, सभी को पता है। और ये जो पुर्तगाली है कब आए थे, 1498 में। और जो भारत से सबसे लास्ट में गए उनका नाम भी पुर्तगाली ही है। अर्थात पुर्तगाली भारत में सबसे पहले प्रवेश किए और भारत से सबसे लास्ट में अर्थात 1961 में भारत से बाहर भगाया गया था। दोस्तों यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज स्थापित हुई जब इनको बाहर भगाया, गोवा और दमन द्वीप। बताया मैंने गोवा और दमन द्वीप पर किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का। 1961 में जब इन्हें हटाया गया यहाँ से, इंडिया से, तो यहाँ 2 यूटीज की स्थापना की गई, गोवा और दमन द्वीप की। उसके बाद में 1961 में तो यूटी बनी थी गोवा। 1987 में ये 25वां राज्य बना गोवा। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 371 आई के अंतर्गत, सब क्लॉज आई के अंतर्गत आता है दोस्तों। आर्टिकल 371 सब क्लॉज आई के अंतर्गत आता है कौन, गोवा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, पुर्तगालियों ने भारत में कौन सा सिस्टम लागू किया, तो कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रथा शुरू करी। कार्टेज आर्मेडा क्या था दोस्तों, तो अरब सागर में व्यापार करने की अनुमति लेना पड़ता था, ये कार्टेज आर्मेडा कहलाता था। और इसके बाद में काफिला प्रथा क्या थी, तो जब ये लोग व्यापार कर रहा है कोई यहाँ अरब सागर में, तो अरब सागर में व्यापार करेंगे तो इनके साथ में एक काफिला जाता था, किसका, पुर्तगालियों का एक टुकड़ी जाती थी इनके साथ में, तो ये क्या कहलाती थी, काफिला प्रथा। और कार्टेज आर्मेडा क्या था कि इनसे अनुमति लेना पड़ता थी, इससे अनुमति अकबर भी लेता था दोस्तों। और यहाँ से काली मिर्च और गोला बारूद के व्यापार करने की अनुमति नहीं थी दोस्तों। इसके बाद में हम एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पुर्तगाली भारत में क्या क्या लेकर के क्या है। दोस्तों हमने देखा अभी कि पहले एक स्लाइड ले लेते हैं दोस्तों, ये हाँ हमने देखा दोस्तों कि पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या किया, कब आए और कब तक रुके। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों पुर्तगाली भारत में क्या लेकर के आए, क्या क्या लेकर के आए ये। तो भारत में सबसे पहले दोस्तों इन्होंने आलू लेकर के आए, आलू लेकर आने वाले पुर्तगाली ही थे। इसके बाद तंबाकू लेकर के आए, साथ ही साथ लाल मिर्च लेकर के आए। लाल मिर्च के अतिरिक्त ये संतरा लेकर के आए। संतरा कहाँ पर लगाते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा, संतरा सिटी कौन सी कहलाती है, नागपुर। संतरा, साथ ही साथ अनानास लेकर के आए, अनानास। इसके बाद जहाज निर्माण की फैक्ट्रीज डाली किनने, इन्हीं ने। इसके बाद में दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस। इसके बाद में चर्च का कैथोलिक मॉडल, ये भी कौन लेकर के आया दोस्तों, पुर्तगाली। और साथ ही साथ चर्च लेकर के आया अर्थात ईसाई धर्म का प्रचार भी किया इन्होंने। तो आप देख सकते हो आलू लेकर के आए, तंबाकू, लाल मिर्च, संतरा, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, चर्च का कैथोलिक मॉडल भी ये लेकर के आया और साथ ही साथ ईसाई धर्म का प्रचार भी किया। दोस्तों इस प्रकार से आज की क्लास में हम पुर्तगाली ही पढ़ रहे हैं। इसके आगे जो अंग्रेज आएंगे कल आएंगे दोस्तों अंग्रेज भारत में, तो अंग्रेज से कल से देखते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।